हेलो स्टूडेंट। बीए फाइनल ईयर की इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे की क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। गवर्नमेंट कॉलेज जो अपने एमबीसी गर्ल्स कॉलेज हैं, इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वीडियोस। आप सभी इस वीडियोस को देखिएगा। इससे आप सभी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन के इस महामारी के कारण अभी हाल फिलहाल क्लासेस जो है वो नहीं होगी। इस कारण लाइव ऑनलाइन जैसे माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम जारी रहेगा। तो इस कड़ी में आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इतिहास का सेकंड पेपर, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास शामिल है। 1707 से लेकर 1947 तक का जो भारत का इतिहास है, इसको शामिल किया गया है। 1707 से 1947 के बीच के विभिन्न घटनाक्रम को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसकी जो सबसे पहली इकाई है वो है आपके अंग्रेजों का भारत में आगमन, या यूं कहिए कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और किस तरह से ये कंपनियां भारत में आती है, किस तरह से ये कंपनियां भारत में अपना व्यापार वाणिज्य का प्रसार करती है, किस तरह से यह अपना एक प्रकार से पूरा साम्राज्य खड़ा करती है, किस प्रकार से यह राजनीतिक शक्तियां अपने पास लेती है, और किस तरह से यह भारत की शक्तियों को, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और 1947 तक यह बनी रहती है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे इस पहली यूनिट में है। इस यूनिट के अंदर करीबन 6 या 7 वीडियो जो है वो हमारे बनेंगे। आज के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आई तो उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। देखो विद्यार्थियों, मुगल काल 1526 से स्टार्ट होता है, और यूं कहिए कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक यह काल जो है बहुत ही यूं कहिए कि एक उच्चतम स्तर पर रहता है, बहुत ही शक्तिशाली रूप में रहता है। 1707 से मुगल काल का एक प्रकार से पतन होना स्टार्ट हुआ, और 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक, उनकी एक प्रकार से वो मुगल काल के, या यूं कहिए पूरे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो जो वंश बाबर के समय से शुरू हुआ, वो वंश जो है वो बहादुर शाह जफर के साथ में खत्म हुआ। तो मुगल काल चल रहा था। मुगल काल का शासन था लगभग सभी भारत के पूरे राज्यों के ऊपर। उसी दौरान यूरोपीय लोग जो है वो भारत में अपनी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स जो थे, या यूं कहिए यूरोपियन लोग जो थे, ये ठंडे प्रदेशों के लोग थे। और इन लोगों को मांस के साथ जो मसाले खाने पड़ते थे, मांस के साथ जो मसाले मिलते हैं, ये मसाले जो है यह भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप और इंडोनेशिया, जावा क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। तो स्टार्टिंग में यह यूरोपियन कंपनियां जो है ये स्थल मार्ग से इन क्षेत्रों से मसालों का व्यापार करती थी। ये लोग भूमध्य सागर से तुर्की, ईरान, भारत होते हुए और आपके आसियान कंट्रीज तक व्यापार करती थी। लेकिन जैसे ही 1453 के आसपास मध्य एशिया के इस पूरे क्षेत्रों पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, और कुस्तुनतुनिया से जो रास्ता गुजरता था इस पर जैसे तुर्की शासन काबिज हो गया, तो उसके बाद से यूरोपियन लोग जिस स्थल रास्ते से भारतीय उपमहाद्वीप और एशियाई क्षेत्रों में पहुंचते थे, ये रास्ते पूरे इन तुर्की लोगों के द्वारा जाम कर दिए गए। तो अब ऐसी स्थिति में
यूरोपियन लोगों के सामने एक ही विकल्प बचा था कि वो कैसे भी करके भारतीय और इंडोनेशियाई क्षेत्रों से मसाले लें, और वो विकल्प था समुद्री रास्ता। क्योंकि स्थल रास्ते पर एक प्रकार से खुंखार तुर्कों ने अपना कब्जा कर लिया था। यहां से व्यापार करना अब आसान कार्य नहीं था। 1453 में जैसे ही तुर्की आधिपत्य हो गया, तो उसके बाद से यूरोपियन लोगों ने भारत की ओर आने के समुद्री रास्तों की खोज करनी शुरू कर दी। इस क्रम में कई जहाजी बेड़े भारत की तरफ भेजने के प्रयास किए गए, जिनमें से मैं कुछ नाम लूं। कोलंबस को भी भारत की तरफ भेजा गया था 1492 के आसपास। कोलंबस रास्ता भटक गया और अमेरिका महाद्वीप की खोज कर ली। उसके बाद पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण पॉइंट कैप ऑफ गुड होप से भारत की ओर रवाना होता है। एक गुजराती यात्री जो कि गुजरात और अफ्रीका के बीच में जल रास्ते से जा रहा था, उस यात्री का पीछा करते करते वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा। केरल के मालाबार तट पर पहुंचा, जहां जैमुरिन शासकों ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। उसके बाद भारत से उसने बड़ी मात्रा में मसाले वगैरह खरीदे, जहाज भरकर यूरोप गया, और कहते हैं कि 3 गुना ऊंची कीमत पर उसने यूरोप में बेच दिया। मतलब 300% फायदा कमाया उसने। जब वास्को डी गामा ने यह कार्य किया, तो उसके बाद यूरोप से कई यात्री, कई व्यापारी इस समुद्री रास्ते से भारत आने शुरू हुए, और इस तरह से पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत आने का समुद्री रास्ते की खोज करी। ध्यान रखना कि सबसे पहले 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोप के सुदूर देशों की ओर से समुद्री मार्गों का पता लगाने का अभियान जो था, वो आपके वास्को डी गामा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, और वास्को डी गामा ने इस रास्ते की खोज करी थी। वास्को डी गामा एक के बाद एक कुल 3 बार भारत आया, और कहते हैं कि इसकी मृत्यु भी यहीं हुई। पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में डच आए, डचों के बाद में ब्रिटिशर्स, फ्रांसिस आए, ब्रिटिशर्स आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए। बहुत सारी कंपनियां जो है भारत में आई, और 1947 तक, यूं कहिए कि 47 के बाद भी पुर्तगालियों का गोवा वगैरह पे शासन रहा। तो हमारा टॉपिक ये है कि जब ये कंपनियां भारत में आई, उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। देखो, जब कंपनियां भारत में आई, करीबन 1500 के आसपास ये आने स्टार्ट हुई। तो 1500 में आई, और ये 16वीं शताब्दी पूरी इन्होंने सामान्य व्यापार किया, भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में जाके बेच देते थे। चूंकि 1500 और 1600 के बीच में अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों का शासन था, तो उस समय मुगलिया सल्तनत, या यूं कहिए कि मुगलिया हुकूमत शासन सत्ता में थी। बहुत ही केंद्रीकृत राजनीति और बहुत ही मजबूत राजनीति थी, और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही सशक्त थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण आत्मनिर्भरता थी, लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे, सब कुछ अपने गांव में, खेतों में हो जाता था। घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, और इन उद्योगों की सहायता से जो भी यूं कहिए कि ग्रामीण क्षेत्र था, बहुत ही यूं कहिए कि आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। तो जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आ रही थी, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। गांव के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे कारोबार होते थे, कृषि पर पूरा ध्यान दिया जाता था। एक प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था थी। कितने भी अकाल पड़ जाते,
उस समय एक प्रकार से जनहानि बहुत कम होती थी। उसका कारण यह था कि अकाल पड़ने के बावजूद भी वो लोग अपना इतना स्टॉक रखते थे। वो लोग अपने घर का मैनेजमेंट इस हिसाब से करते थे कि वो लंबे समय तक या 1 साल 2 साल तक वो आराम से रह सकते थे। इसके अलावा विदेशी व्यापार भी उस समय खूब होता था। मुगलों के विदेशी व्यापार उस समय मध्य एशिया के साथ होते थे। उस समय राष्ट्रीय व्यापार भी खूब होता था। उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत थी। कहने का मतलब है कि जब यूरोपियन कंपनियां भारत आ रही थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था हर प्रकार से मजबूत थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। जहां तक राजनीति की बात है, तो उस समय राजनीति के कई क्षेत्र थे जहां दिल्ली, आगरा, उत्तरी भारत का पूरा क्षेत्र शक्तिशाली मुगल हुकूमत के अधीन था। वहीं राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन थे। वहीं दक्षिण में इधर महाराष्ट्र और ये मराठवाड़ा क्षेत्र शिवाजी मराठा के अधीन था। सुदूर दक्षिण में स्थानीय शासक हुआ करते थे जो कि न मुगलों के अधीन थे न किसी और के अधीन थे। वो अपने स्वतंत्र शासन सत्ताएं चला रहे थे, चाहे वो बहिमनी के राज्य हो। इसके अलावा चाहे वो हैदराबाद के नवाब हो, चाहे वो मैसूर का टीपू, हैदर अली का क्षेत्र हो। कहने का मतलब यह था कि उस समय राजनीति के कई केंद्र थे भारत में। राजनीतिक एकता नहीं थी। उस समय राजनीतिक कई केंद्र बने हुए थे भारत में। बंगाल में नवाब का शासन था। पंजाब में सिख शासन था। इस प्रकार से पूरे भारत में कई राजनीतिक केंद्र बने हुए थे। जब ये कंपनियां भारत आई, तो इन कंपनियों को एक बात तो आश्वस्त थी ये कि भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत कमजोर है। और यही हमारी कमजोरी इन यूरोपीय कंपनियों के लिए एक प्रकार से सफलता, या यूं कहिए कि आसान रास्ता उपलब्ध करवा सकी। और इन्हीं कंपनियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आगे कई सालों तक भारत को न केवल व्यापारिक वाणिज्यिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी अपने अधीन कर दिया था। और भारत इन यूरोपियन कंपनियों का एक उपनिवेश बन गया। तो अगर स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, उसमें भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये प्रश्न बड़ा बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसमें 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन किस स्थिति में हुआ। उस समय आप लिखोगे कि मसालों की बात लिखना कि यूरोप में मसालों की आवश्यकता थी और इस हेतु इन्होंने कई अभियान किए। और फिर वो आप वास्को डी गामा, कोलंबस, सबका नाम लिखोगे और किस तरह से समुद्र रास्ते की खोज हुई जो मैंने आपको बताई, ये सारी बात लिखोगे। भारत का रास्ते की खोज हुई कैसे। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे कि जब ब्रिटिश, या यूं कहिए कि यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, तो उसमें भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इस समय आप यहाँ पे 8-10 बिंदु डाल देना कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, उद्योगों की क्या स्थिति थी, अकाल पड़ते थे कि नहीं पड़ते थे, विदेशी व्यापार कैसा था। और इस प्रकार से यूं कहिए कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सारी चीजें जो है ये आ जाएगी उस समय। बस निष्कर्ष ये रखना है कि भारत की आर्थिक स्थिति उस समय मजबूत थी, गांव आत्मनिर्भर थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, इस प्रकार से। तीसरा पैराग्राफ आप लिखोगे राजनीतिक स्थिति। उसमें आप लिखोगे कि कहाँ कौन से क्षेत्र पर किसका शासन था। उत्तरी भारत में कौन शासन कर रहे थे, पूर्व में कौन थे, पश्चिम में कौन थे, दक्षिण में कौन थे। राजनीतिक एकता का अभाव था, ये इस प्रकार की कमजोरी थी, इसका इन्होंने फायदा लिया। ये आप तीसरा पॉइंट लिखोगे। और उसके बाद चौथा पॉइंट लिखोगे कि राजनीतिक कमजोरियों का फायदा लेकर पुर्तगाल, डच वगैरह जो थे, ब्रिटिशर्स, फ्रांसिस, डेनिश, ये सारे भारत में आते हैं और इन्होंने भारत में लंबे समय तक शासन किया। तो ये प्रश्न जो है ये बनता है और उसका ये आंसर बनता है। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां भारत आई थी और इन्होंने किस प्रकार से भारत में अपने पैर पसारे, किस प्रकार से भारत में अपना नाम, साम्राज्य जो है वो
स्थापित किया। अगले टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न लिखोगे कि यूरोपियन कंपनियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, समीक्षा कीजिए। 4 पैराग्राफ में इसका उत्तर होना चाहिए आपका, ताकि 4 पैराग्राफ में उत्तर आते ही ये आपका उत्तर पूर्णता को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो सुना, इसको आप फॉलो करोगे बहुत उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई और किस तरह से उन्होंने भारत में व्यापार किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।